कुल्लू की देवभूमि प्राकृतिक सौंदर्य से सर्वदा अन्वित होती चली आ रही है। इसके वेगवान झरने, ऊंचे ऊंचे पर्वत, फल फूलों से लदे उद्यान, धान उपजाने वाली धरती और देवता और उनके मंदिर अपने अपने स्थान पर शोभायमान है। सरसराती हुई पवन, झरझराते हुए झरने एक गीत गाते रहते हैं जो ना कभी टूटता है और ना टूटेगा। बड़े बड़े कवियों ने यहाँ अपनी कविता लिखी, ऋषियों ने अपना तप संपूर्ण किया। इस सुंदर और शांत देवताओं की भूमि में झरनों से मानो कविता की फवार छूट रही है। हर जगह शांति और प्रेम की दर्शित होता है। इस वातावरण में रहने वाले मनुष्य क्यों ना भावपूर्ण हो, यह यहाँ के लोक गीतों से प्रतीत होता है। उन्हें अपने देश से कितना अटूट प्रेम है। देशा देशा न शोभला देश कुल्लूरा प्यारा आसे सिएर तितरु चाकरू ए बगीचड़ू म्हारा ध्याड़ी चुगणा धानेरी सेरी ना राती रोहणा फाटा समय मौजासी अपने देशान कोसिनी गलारा घाटा ठंडी बागर जोतड़ू लंगदी ठंडा जायरू पानी झीकड़ू धोणेवे डोडेरे बुटड़ू बीड़ी तुंगेरी लाणी। जी सर। ये बहुत ही अच्छा अपने भूमिका बांधी। और कुल्लू की धरती है लोकगीतों की धरती, लोक नृत्यों की धरती, संगीत की धरती, लोक नाट्यों की धरती और देवी देवताओं की धरती। यहाँ हर कण कण में देवताओं का वास रहता है। देवी देवताओं के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। और इसी के साथ साथ जो लोकगीत हैं, हमारे लोकगीतों में भी देवी देवताओं का जिक्र रहता है और घटनाओं का जिक्र रहता है। मैं आपके सामने एक घटना का जिक्र करता हूँ जो 1846 में हुई थी। कुल्लू में 1846 में एक घटना हुई थी कि जो मनाली के पीछे का जोत और खासकर जो पर्वत में जब बादल फटा था तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। डोबी द्वारा पूरी तरह बह गया था। जो आज हम डोबी द्वारा देखते हैं उस वक्त कुछ अलग ढंग का था। इस पर एक गीत है, उस वक्त का गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बीजने चुके बोला काले जानती है डोबी द्वारा। यानी कि साफ मौसम साफ था, अचानक कहीं से बादल आए और बादल जब आए तो एक जगह वो बरस गए और पूरा बादल फट गए। और उस बादल फटने से जो बारिश हुई उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस पर एक जन चोटी काले शोयन डोबे दो वाड़ा डोबे दो वाड़ा काले शोयन डोबे दो वाड़ा जन चोटे काले शोयन डोबे दो वाड़ा डोबे दो वाड़ा काले शोयन डोबे दो वाड़ा।
मोने तोरे तोरे माया काणे मोने तोरे माया जन चोटे काणे होए नव गोबे तो वाड़ा मुखतले बोरे मारे कदले बोरे कने कने पे पदा पाया पे पदा पाया काले के कने कने पे पदा पाया जन चोटे काले चले न गोबे बोला जन चोटे आए बोला आए बोला इस प्यारे से लोकगीत के साथ आज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। खुद की तलाश फेसबुक पेज पर आज की इस विशेष कड़ी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। सभी दर्शक अचंभित होंगे कि आज बिना परिचय के, बिना नमस्कार के, बिना बातचीत से आज का ये समा बांधा गया, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और दीपक अपनी रोशनी देते हैं, उनको बखान की जरूरत नहीं होती है। लेकिन औपचारिकता के तौर पर सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं खुद की तलाश फेसबुक पेज की तरफ से आज के लाइव कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, आप जानते हैं कि आज की जो हमारी विशेष बातचीत है वो है बोलियों के संरक्षण में लोक गीतों का योगदान और विशेष संदर्भ जिला कुल्लू की हम बात कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी जिला कुल्लू पर काफी बातचीत हो गई है और लोकगीतों पर काफी बातचीत हो गई है, लेकिन बोलियों के संरक्षण में लोकगीत किस तरह से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, बोलियों पर आज हम बात करने वाले हैं। एक हटके विषय है, एक अलग विषय है और बीच बीच में लोकगीतों का ये समा भी बना रहेगा। सर सबसे पहले आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपने सभी दर्शकों को, हालांकि आप किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी कि दीपक रोशनी देते हैं और उन्हें बखान की जरूरत नहीं होती, लेकिन औपचारिकता के तौर पर परिचय देना जरूरी समझती हूँ अपने दर्शकों को। आप मूलतः जिला कुल्लू से संबंध रखते हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा भी जिला कुल्लू से ही पूरी हुई। अगर आपके कार्यक्षेत्र की बात करें तो आपने 35 वर्ष का अध्यापन कार्य का आपका अनुभव रहा है और संगीत विभाग से आप एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर सेवानिवृत्त हुए राजकीय महाविद्यालय कुल्लू से।
और अगर आपके साहित्यिक योगदान की बात करें तो लोक संस्कृति और लोक साहित्य के संरक्षण में आप अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत सारे पटलों पर, जैसे साहित्य अकेडमी के पेज से या फिर आकाशवाणी से, अन्य किसी जैसे कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपके शोध पत्र सुनते आ रहे हैं, बहुत सारी वार्ताओं में आपको सुनते आए हैं। और अगर बात करें आपके साहित्य की योगदान की, तो बहुत 17 पुस्तकें अभी तक आपकी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें अधिकतर पुस्तकें जो मैंने देखी वो है लोक संस्कृति और लोक साहित्य से संबंध। और मुझे नहीं लगता कि लोक की कोई भी विधा आपकी लेखनी से अछूती रही हो, आपकी दृष्टि से अछूती रही हो। कुछ एक पुस्तकों के नाम अपने सभी दर्शकों से मुखातिब कराना चाहूंगी। आपने जो पुस्तकें आपकी जो प्रकाश में आई, जैसे हिमाचल की देव संस्कृति, पर्यटकों का स्वर्ग देवभूमि कुल्लू, युगदृष्टा स्वर्गीय ठाकुर देवदास, हिमाचल प्रदेश की मनोरंजक लोक गाथाएं, हारका मलाना की संस्कृति पर आधारित एक उपन्यास है आपका, मनाली ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, कुल्लू जनपद की देव परंपरा में लोक संगीत, हिमाचली कहावत कोश, हिमाचल के पारंपरिक लोकगीत, हिमाचल प्रदेश की देव भारताएं, जैसी बहुत सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी है। सर, हमारा सौभाग्य है कि आज की इस बातचीत में आपसे बातचीत करने का, आपसे मुखातिब होने का हमें मौका मिल रहा है। एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपने आगाज किया बहुत ही बेहतरीन लोकगीत के साथ, आपसे अनुमति चाहूंगी कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए। जी, शुक्रिया सर। और सभी दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपसे अनुरोध है आप आगे तक हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, हमेशा की तरह। सर आज हमारे साथ है, वरिष्ठ हमारे गुरुवर रहे हैं और आज भी लोक साहित्य लोक संस्कृति पे जितना बेहतरीन कार्य सर आप कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां हमें आपसे मिलेगी आज की इस बातचीत के माध्यम से। तो सर, मेरी एक सवाल से बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं लोक बोलियों पर। लोकगीतों पर काफी बातचीत हो गई है, तो बोलियों पर जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा आपसे सवाल रहेगा सर कि ये बोलियों के मायने क्या है और किस आधार पर हम ये निर्धारित करें कि कोई किसी क्षेत्र विशेष की यह बोली है। देखिए, आप या हम सभी जो भी प्राणी हैं, मनुष्य तो मनुष्य, दूसरे प्राणी भी, सबसे ज्यादा लगाव होता है अपनी माँ से। और बोली माँ से शुरू होती है। माँ की जो बोली होती है वही हमारी बोली, और बोलियों के सृजन करता ही माँ ही। कहता है कि हमारे कुल्लू में एक कहावत है, लिपड़ी झिपड़ी अपनी माँ डॉक्टर अपना देश है। अपनी माँ चाहे वो कैसी भी कहना क्यों ना हो, बदसूरत क्यों ना हो, परंतु पुत्रों के लिए वो हमेशा सुंदर रहती है, अपने देश की तरह। जिस प्रकार हमारा देश चाहे पहाड़ों पर्वतों से घिरा हुआ है, आना जाना मुश्किल है, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसी प्रकार से उसको हम फिर भी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, हम दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। उसी प्रकार से माँ का भी एक चरित्र उसी तरह से होता है। और मैं तो समझता हूँ कि बोली का प्रारंभ भी माँ से होता है। माँ ने जो वो बोली बोली, बेटे ने, बच्चे ने, शिशु ने वो सीखी, और वही बोली फिर वो उसकी बोली बन जाती है। मेरा तो ये कहना है। जी सर, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात कही कि माँ से जो सीखी वही बोली होती है। और हर एक क्षेत्र की बोली के संदर्भ में कहा जाता है कि 2 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो बोलियां कुछ सीमित दायरे में बोली जाती है और कुछ दूरी पर वो बदल जाती है। और अगर कुल्लू की ही बात करें तो बहुत सारी बोलियां होंगी अलग अलग। हालांकि कुल्लू भी है, लेकिन उसकी भी उप बोलियां जो कहते हैं वो शायद अलग अलग रहती है, थोड़ा सा बदलाव के साथ रहता है हर 2-4 कोस के बाद। बहुत सुंदर जानकारी आपने हमें दी। मेरा अनुरोध रहेगा सर, एक और लोकगीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं अपनी मधुर वाणी के साथ। और अगर आपके पास कुछ ईयरफोन या कुछ है सर, क्योंकि आवाज बीच में थोड़ी सी कट रही थी।
या हारमोनियम की वजह से शायद थोड़ी आपकी क्लियर नहीं। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है मुझे। या तो आपके उसमें प्रॉब्लम है, कोई नेट की प्रॉब्लम है। मेरी आवाज तो आ रही है जी ना? सर। जी 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 सर, अभी ठीक आ रही है क्या? आ रही है अभी मेरी सुन आवाज? पा रहे हैं? अभी सुन पा रहे हैं सर? पर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर मैं दोबारा आती हूँ। आपके उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि आप क्या हमसे चाहती हैं? हम्म, जैसे कि आपने कहा कि कुल्लू बोली, कुल्लू बोली देखिए एक बड़ी समृद्ध बोली रही है। और कुल्लू तो जो राज्य है, हिमाचल में सिर्फ दो ही गणराज्य ऐसे रहे हैं जो वैदिक काल से लेकर चले हुए हैं, पुराणों में भी जिनका उल्लेख मिलता है। एक त्रिगर्त का, जो कांगड़ा का क्षेत्र रहा है, और दूसरा कुल्लूत। कुल्लूत का वर्णन हम पुराणों में भी देखते हैं, महाभारत में भी देखते हैं, विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र है, मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस वक्त जो यहाँ की जाति रही होगी, यहाँ के जो लोग रहे हैं, अ, जन आदिवासी लोग, वो अपनी बोली को बोलते रहे हैं। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुल्लू बोली का जो शुभारंभ है, वो पुराणों से लेकर ही लगातार आज तक निरंतर चला आ रहा है। और आज हम देखते हैं कि जब हम सेंसस पर एक नजर डालते हैं बोलियों पर, 1961 में जब जनगणना हुई थी, उस वक्त 60 लाख लोगों ने अपने आप को कुल्लू बोली का बोलने वाला बताया, जनगणना रिपोर्ट के अनुसार। और फिर जब 1991 में हम सेंसस की रिपोर्ट देखते हैं, तो कुल्लू बोलने वालों की संख्या थी 1,17,000। उस वक्त कुल आबादी 3 लाख के आसपास थी। और 1911 में कुल्लू की आबादी 4,37,000 है। और आज बोलने वालों की संख्या 1911 की जनगणना के अनुसार 1,96,000 थी। इसका मतलब कुल्लू के गांव में लोग अभी भी अपनी कुल्लू बोलते हैं, और कुल्लू बोली निरंतर बोली जाती है। हाँ, जहाँ तक कुल्लू बोली में भिन्नता का सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि 4 कोस पर बोली बदले, वो बदलती रही है कुछ लहजे में। जैसे कुल्लू मुख्य बोलियां 3 प्रकार से, 2 प्रकार से हम मानते हैं। एक सराजी बोली, और दूसरी कुल्लू की, मेन कुल्लू की। सराजी में जी। उनका लहजा थोड़ा सा अलग रहता है, और वो शिमला के साथ मिलती जुलती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलती है, मासुई बोली के साथ। और दूसरी है, जैसे हम औट से इधर मनाली की ओर आते हैं, रूपी हो गया, मणिकर्ण घाटी हो गया, या ब्यास घाटी हो गया, लग घाटी हो गया, उसमें सब में एक ही तरह की बोली बोली जाती है, एक ही तरह से उसका उच्चारण होता है। कुछ शब्दों में भिन्नता भी है। जैसे हम कुल्लू में जो अपने ब्यास घाटी में या रूपी घाटी में बोलते हैं, 3 को हम त्राई बोलते हैं। और वो ये आपके और प्रसाद में और सराज में चीन बोलते हैं उसको, 3 को। ये लो। तो ये बीच में थोड़ा सा अंतर है। अदरवाइज पूरे कुल्लू में एक कुल्लू बोली जाती है। और ग्रियर्सन ने जब अ, हिमाचली भाषा पर वो शोध किया था, ग्रियर्सन ने भाषा पर बहुत शोध किया है, तो उस पे उन्होंने कुल्लू को एक स्वतंत्र बोली माना हुआ। कुल्लू की बोली एक अपने आप में स्वतंत्र बोली है। इसकी उपबोली सैंजी और सराजी उसने मानी थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल्लू बोली बहुत पुरातन है, और आज भी उसका एक अस्तित्व है। हाँ, एक बात बीच में हमें कई बार ऐसा लगता है आज की तारीख में, कि जब हम और से लेकर खासकर ब्यासा के किनारे किनारे मनाली तक पहुंचते हैं, मनाली से नीचे खासकर पतलीकूल तक, उस क्षेत्र में बाहर के लोग बहुत ज्यादा बसे। मंडी कांगड़ा के लोग बहुत बसे, होशियारपुर के लोग बहुत बसे। बाजारों में तो होशियारपुर के लोग ही थे जो बिजनेस करने आए हैं। वो कुछ कांगड़ी बोलते हैं और कुल्लू बोलते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं। इससे कुल्लू बोली को थोड़ा आघात पहुंचा। वरना गाँव में, जहां भी हम हमारे गाँव हैं जो दूर दराज में है, वहाँ पूरी तरह से कुल्लू लोग बोलते हैं। और ये बोली लगातार बोली जाती रहेगी। हाँ, एक परंपरा आजकल ये भी हो गई है कि घर में हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी बोली नहीं बोलने देते। कहते हैं कि इंग्लिश बोलो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं उनको। तो इससे एक चिंता का विषय भी होगा आने वाले समय में,
कि अगर अब गांव-गांव में वो अंग्रेजी स्कूलों का बोलबाला पहुंच रहा है, और अगर वो पूरी तरह पहुंच गया और अपनी बोली बोलना हमने शुरू बंद कर दी, माँ बाप ने बोली बोलना बंद कर दी और बच्चे बोलना बंद करेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि ये बोली लुप्त हो जाएगी। वैसे भी भारत में कम से कम 1000 बोलियां ऐसी हैं जो अब तक लुप्त होने के कगार पर है। बहुत कम लोग उसको बोलते हैं, तो ये स्थिति आ सकती है, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। जी सर, बहुत ही सही बात आपने कही कि पहले तो आपने ज़िला कुल्लू के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से 2 हिस्सों में बाँटा, ग्रियर्सन ने क्या कहा और कैसे प्रभावित किया बाहर के लोगों ने इस बोली को, और उसके बाद आप आज के समय तक आ गए। आज भी कहीं चर्चा हो रही थी हमारी बैठ के कि आज के समय में अब तो हम अंग्रेज़ी के दौर तक पहुँच गए हैं। अंग्रेज़ी जो जिसे हिंदी नहीं आती वो अपने आप को फ़क्र महसूस करता है कि मुझे हिंदी नहीं आती, बड़े गर्व से बोलते हैं। तो मैंने उस पे कहा, मैंने कहा उससे ज़्यादा तो हम फ़क्र उस बात पे करते हैं कि हमें अपनी बोली नहीं आती, पहाड़ी नहीं आती। इस पे ज़्यादा फ़क्र करते हैं कि हमें अपनी, जबकि ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपनी या बोली जिसे माँ से सीखा है, जैसे आपने कहा शुरू में, तो माँ से सीखी गई उस भाषा को, उस बोली को भूलते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज के लिए। अगर हमें अपनी बोली का ज्ञान नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लोक में प्रचलित है, वो हमें पता ही नहीं चलेगा उन चीज़ों का कि ये क्या था। तो जब अपनी परंपरा से ली हुई उन चीज़ों को हम नहीं संजोएँगे, हम नहीं समझ पाएँगे, तो विकास, जहाँ तक हम बात करते हैं, परंपरा और रूढ़ियों की बात करते हैं, परंपरा को का मार्गदर उसका वो हमारे लिए परंपरा एक पथ प्रदर्शक है, जो हमें विकास की राह पर आगे ले जाती है। बहुत सारे एक तरह से मार्ग प्रशस्त करती है हमें आगे बढ़ने के लिए। तो उस परंपरा को भूलते जाएँगे, हमें अपनी बोली का पता नहीं होगा, तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि हमारे लोक में क्या चीज़ें प्रचलित थी। और बहुत सुंदर जानकारी सर। अ, एक अनुरोध है आपसे, एक और लोकगीत के साथ आज के समा को बाँधे रखें। और मैं कह रही थी सर, अगर आप हेडफ़ोन या कुछ लगा दें, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं पहुँच पा रही थी। हो सकता है हारमोनियम के कारण या कुछ बीच में ट्रबल आ रहा था। या फिर मेरे पास अगर हमारे दर्शकों में से कोई कमेंट बॉक्स में बताएँ कि सर की आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप तक भी ठीक नहीं पहुँच पा रही है, तो दिक्कत हो सकती है। मेरे पास तो हेडफोन तो नहीं है, थोड़ा सा मैं नजदीक इसको ला सकता हूँ अपने कैमरे को, मोबाइल जी, को। जी, जी, जी। सर, ये थोड़ा-सा हो सकता है जब आप हारमोनियम बजा रहे हो, तो हारमोनियम में आपकी आवाज़ कहीं ब्लर कर जा रही है, कुछ इस तरह का। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जी, 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 सर। और दर्शकों से हाँ, अनुरोध है कि अब जो भी हमारे हो सकता है इर्द-गिर्द आपके कोई बोलियों पे काम कर रहा हो, फ़ोक पे काम कर रहा हो, उन तक आज के इस कार्यक्रम को ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हो सकता है मुझे जैसे बहुत सारे शोधार्थी, विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो। बहुत सारी बातचीत बीच में होती रहेगी और मनोरंजक भी रहेगी आज की ये बातचीत। जी, शुक्रिया सर। डॉक्टर दिनेश जी हमारे बीच हैं। बहुत-बहुत आभार सर, आपने हम तक जानकारी पहुँचाई। सर, आवाज़ क्लियर है। जी सर, आप शुरू करें। अच्छा, ठीक आ रही है, मेरा जी, साउंड जी, क्लियर जी, है? जी। हाँ, दिनेश जी ने जी कहा सर, कि मेरा साउंड दर्शकों। क्लियर है। हाँ, जी, जी, जी। जैसे कि आज का जो आपने टॉपिक रखा है कि लोक गीतों में बोलियों के संरक्षण में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं हम कि आज जो भी लोकगीत गाए जाते हैं, चाहे मुझे कुल्लवी नहीं आती या मंडियाली नहीं आती, परंतु लोकगीत मैं समझ जाता हूँ। सबसे बड़ा इसका असर यही है कि आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कुल्लू का एक गीत बड़ा पॉपुलर था उस वक्त, और आज भी पॉपुलर है वो, और बड़ा पुराना गीत है वो, अ, जिसको हम भावारूपी कहते हैं। भावारूपी खिल दिए जा मेरी भावारूपी। बहुत पुराना खिल गीत है, दी। और आज भी उसी हिसाब से लोग समझते हैं, पूरे हिमाचल में समझते हैं लोग, उसको पसंद भी करते हैं। जी, तो उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा, कैसा इसका असर होता है। जी।
ओ बाबा रुके हो खेला दे जय मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो खेला दे जय मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो कसर साड़ा मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो कसर साड़ा मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो पटर साड़ा मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो देवर साड़ा मेरे बाबा रुपया, ओ बाबा रुपया हो जंगाडू साड़ा मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो जंगाडू साड़ा मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो चौसे दिनों मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो चौसे दिनों मेरे बाबा रुपया, ओ बाबा रुपया हो खेला खेले मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो खेला खेले मेरे बाबा रुपया, बाबा रुपया हो खेले बाबा रुपया, बाबा रुपया हो खेला मेरे बाबा रुपया। अब देखिए इस गीत में कुछ शब्द है। भावा रूपी, भावा का मतलब होता है बहन, हम कुल्लू में बहन को भाव कहते हैं। जी जी रूपी में रहने वाले, रूपी क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन, एक बहन दूसरी बहन को कहती है कि चल नाचने चले, खेलना, खेलने का मतलब नाचना। और कहाँ जाना, देवरे सोला, सोला शब्द कुल्लू का है और इसको सुरक्षित किया है इस गीत ने, सब समझते हैं। और कहते के आंगन में हमने नाचना है, और फिर कहते हैं कि नाचते नाचते वहाँ किस चीज से वो ढका है, तो कहते हैं कि स्लेट से, पत्थर के स्लेट से, पॉट जिसको कहते हैं, उससे ढका हुआ है। और साथ में कहते हैं कि भाई मैं तो थक गई, अब बहुत नाचे बहुत कूदे, मेरे पैरों में दर्द हो रही है। जोंगड़ू शौड़े, यानी कि जोंगड़ू का मतलब पैर और शौड़े का मतलब थक गया। जोंगड़ू शौड़े मेरी भावा रूपी है। दोस्तों कहते कोई बात नहीं, तू नाच, तेरे पैर की मैं मालिश कर दूंगी। वो कहता किससे, गुट्टी के तेल से, क्योंकि खुरबानी का जो होती है अंदर, उसके तेल निकालेंगे, उससे तेरे मालिश करेंगे और तेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि लोकगीतों में शब्दों को किस तरह से उसने पिरो के रखा हुआ, संभाल के रखा हुआ। हालांकि आज बहुत से लोग शौड़े शब्द नहीं सुनते, पोटारे खौड़े शब्द नहीं सुनते, या गुट्टे तेले नहीं सुनते, बोलना शब्द नहीं सुनते, परंतु जब गीत सुनते हैं, गीतों ने उसको उसी तरह से संभाल के रखा हुआ।
वो चाहे कुल्लू के गीत है, चाहे मंडी के, चाहे लाहौल के, जहाँ के भी गीत है, उन्होंने बोली को सुरक्षित रखा है और यही इसकी सुरक्षित। खूबसूरती। जी, बहुत ही सुंदर अंदाज में आपने ये लोकगीत प्रस्तुत किया और मुझे भी अपने स्कूल के, कॉलेज के दिन याद आ गए। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी ये जो भावारूपी जो गाना है, जब इस पे जो कुल्लू के लोग नृत्य में जब इसे गाया जाता है, नाचते हैं इस पे, तो वो जो जंगड़ू शौले होता है, तो वो जो जंगड़ू शौले वाली वो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में एक लोक जो नृत्य का जो नर्तक होता है या नर्तकी होती है, वो उसको महसूस कर रहा होता है। वो जो शौला शायद जो उसे वो शब्द पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसे बिल्कुल। भी वो दर्द होती है। और टिपिकल जो हमारे पहाड़ी शब्द है, वो उसे भूल रहे हैं, लेकिन वो उस दर्द को वो महसूस कर रहा है। उसके लिए उसके पास शब्द नहीं है आज के समय में, आज के जो लोक नर्तक के पास या नर्तकी के पास। ये बहुत बड़ी विडंबना है और सभी के लिए यह संदेश भी आज की इस बातचीत से कि अपनी बोलियों को सुरक्षित रखें। लोकगीत आप गाते हैं। सर, एक सवाल अभी मेरे जहन में उठ रहा है कि जैसे लोग, क्योंकि मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, अभी लोकगीतों पे काम कर रही हूँ हालांकि, लेकिन साहित्य में जैसे हम परिवर्तन देखते हैं, समय के साथ बदलाव आता है। हर एक काल के बाद एक नया काल जब शुरू होता है तो उसके स्वरूप में बदलाव आता है। तो लोकगीतों के स्वरूप में भी निसंदेह बदलाव आया होगा। तो आप क्या देखते हैं आज के समय के हाँ, जो लोकगीत लिखे जा रहे हैं और जो उस समय लिखे थे आज से कई वर्ष पहले, जो आज भी प्रचलित है, जैसे जोंगड़ू शौले मेरी भावारूपी है, इस तरह के लोक गीतों में और आज के समय का जो लोक गायक जो लिख रहा है आज के समय में लोकगीत, उसमें आप कितना अंतर देखते हैं बोलियों के स्वरूप में? आज देखे ना कि जैसे जैसे हम विकास करते जा रहे हैं और जी। दूसरी जगह की संस्कृति में हम पर घालमेल हो रहा है दूसरी संस्कृतियों का, जी। उससे एक स्वाभाविक है कि बोलियों के शब्दों में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और ये जी। एक निरंतर प्रक्रिया है कि जो धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, परंतु उसमें एक चीज होती है कि मूल भावना हमेशा बुरी रहती है, मूल बनी भावना बुरी रहती रहनी है। चाहिए। हाँ, ये अलग चीज है कि आजकल जब लोग किसी एल्बम को निकालते हैं किसी लोकगीतों की, उसमें बम्बैया शब्द डालते हैं, हिंदी के शब्द डालते हैं और उसकी मूल आत्मा खत्म हो जाती है, मूल उसकी भाषा खत्म हो जी। जाती है, बोली खत्म हो जाती है। अ, और बहुत से गीत लोगों ने ऐसे भी बनाए हैं जिसका ना कोई सिर ना पैर, आजकल ऐसे गीत ही बनते आ रहे हैं, परंतु वो उनकी एक नासमझी का कारण है। परंतु इससे हम ये नहीं कह सकते कि बोली हमारी उससे विकृत हो रही है, क्योंकि बोलियों के जो शब्द कुल्लू के हैं वो कुल्लू में बोले जाएंगे। जो गीत ज्यादा पॉपुलर होता है वो साधारण शब्दों में, सिंपल शब्दों में वो गाया जाता है और सिंपल उसकी धुन होती है और तभी वो पॉपुलर होता है और वही आगे जाकर उस जगह की एक पहचान बन जाता है। ये शब्द थे। जी। मैं जब जी। लोक भाषाओं पे काम कर रहा था, देव भाषाओं पे काम कर रहा था, उस वक्त मेरे सामने बहुत से शब्द ऐसे आए जो मुझे भी नहीं मालूम थे। मैंने बुजुर्गों से पूछा इनका क्या अर्थ है, तब उन्होंने बताया कि इसका शब्द ये है, इसका अर्थ ये है। और मेरे समय में बहुत से शब्द है, तो आने वाली पीढ़ी जो मेरे से कोई 20 साल छोटे हैं, 30 साल छोटे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि उनको वो मालूम नहीं है। उन्होंने कोई नए शब्द जी। गढ़े। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, नए शब्द गढ़े जाते हैं। अ, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अ, परंतु ये है कि फिर भी हमें जो आजकल हमारे पास, आज से मेरे से कोई 40 साल बड़ा है या 30 साल बड़ा है, उस बुजुर्ग से मुझे उन शब्दों को संग्रहित करना चाहिए, उन लोकगीतों को संग्रहित करना चाहिए, उनकी धुनों को संग्रहित जी। करना है और मुझे आत्मसात करना है और उन्हीं चीजों को मुझे आने वाली पीढ़ी को बताना है, जो यंग ब्लड्स हैं आजकल, उनको बताना है, जी। ताकि वो भी उन चीजों से रूबरू हो सके, उन चीजों को सुरक्षित वाकई। रख सके। और सबसे बड़ा प्रयास आजकल यही होना चाहिए हमारा कि लोकगीतों को हूब जो पुराने लोकगीत हैं उनको जैसे तैसे इकट्ठा करें। कोई 17 साल की दादी है, कोई 80 साल का दादा है, नाना है, ताया है, जी। जो भी बुजुर्ग लोग हैं,
जिनके पास जो लोकगीत है उनको हमें एकत्र करना चाहिए। उससे क्या होगा, उस वक्त की बोली का ही पता लगेगा और आज की बोली का ही पता लगेगा कि कहाँ का अंतर आ रहा है, किस तरह से अंतर आ रहा है। ये बहुत जरूरी है और ये आप जैसे शोधार्थी कर सकते हैं। हम तो कर ही रहे हैं, जी जी। हम शोधार्थी नहीं है, हम तो एक सीखने वाला छात्र हैं। कि जहाँ जहाँ भी हमें कुछ मिलता है हम उसको एकत्र करते हैं और उसको लेखनीबद्ध करने की कोशिश करते हैं और पुस्तक रूप में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी उससे वाकिफ हो सके, उनको पता चले कि कुछ पहले ऐसा भी था। ये बहुत जरूरी है और शोधार्थियों के जी लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस चीज को हम सुरक्षित रखें, इसका संरक्षण करें। सुरक्षित रखें। बहुत बहुत आभार सर, आपने एक प्रेरणा दी। और जैसे कि आपने कहा कि आप शोधार्थी नहीं, आप तो एक छात्र है, तो हम छात्रों के भी छात्र हैं, तो हम कहाँ वो कहाँ स्टैंड करते हैं वो शायद आप लोग ज्यादा भली भांति से जान सकते हैं। लेकिन हम जरूर प्रयास करेंगे, अगर आपने एक राह बताई है कि इस ओर ध्यान दे, तो जरूर कोशिश की जाएगी। जरूर कोशिश करेंगे कि इस तरह के कार्य करें, हम अपने उस बोली को संरक्षित रखें, उन शब्दों को संरक्षित रखें, और लोक संस्कृति में एक छोटी सी बूंद हम भी योगदान दे सके। बूंद भी बहुत बड़ी हो गई, जितना भी योगदान हम अपनी तरफ से दे सकें, आप हमारे लिए प्रेरणा रहेंगे इसके लिए। जिस तरह के आप कार्य कर रहे हैं अपने लोक संस्कृति के लिए, आप साहित्य, आप संगीत के तो मर्मज्ञ है ही, इसके साथ आप लोक संस्कृति पे काम कर रहे हैं, तो लोक संस्कृति और संगीत का सामंजस्य अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारा सौभाग्य है, हमारी लोक संस्कृति के लिए आप इतना योगदान दे रहे हैं, इतनी पुस्तकें आप प्रकाशित कर रहे हैं, निरंतर आप कार्यरत हैं इस सेवा में। ये हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा रहेगी। जी सर, एक और लोकगीत हमारे दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि लोकगीत अगर आज ना सुनाए, और आप संगीत से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ, आप बहुत समय से आप साधक है संगीत के क्षेत्र में, तो एक और लोकगीत पेश किया जाए सर हमारे दर्शकों के लिए, कुल्लूवी लोकगीत। हालांकि लोकगीतों की एक खासियत यह भी होती है कि जी किसी परंपरा को वो चित्रित करते हैं। कुल्लू में एक परंपरा है, जब शायर की सकराती आती है तो बेटियां, जो बहनें अपने मायके आती है ससुराल से जी ब्याही जी हुई, और अपने माँ बाप को जोग देती है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो इसी जी परंपरा पर एक लोकगीत है कि जात तागी शायरी म्हारी लोड़ी पावनी आई। तो ये देखिए, और पारंपरिक गीत है। जाके लागे लशारे, जाके लागे लशारे, मेरी लौड़ी पाहुणी आए, बाहुणे आए लाड़ी को मिला, लाड़ी लोड़ी पाहुणी आए, बाहुणे आए लाड़ी को मिला। ओ देवरे लागे
देवरे लागे बोला जगती सुखरी पुंगड़ी चाहे गणेशाय लड़ी प्यारेला सुखरे मंगणी गणेशाय लड़ी प्यारेला जाच लागे मर लोड़ी पाहुणी आए पाहुणे आए लड़को मामा बापू मामा बापू जुबाने आई लड़को जाच लागे मेरे लोड़ी पाहुणी पाहुणे आए लड़को रात नाचनी नाटे रात नाचनी नाटे लेने आई कोयला नाच लेने कोयला जाच लागे शौर्य मारे लोड़ी पाहुणी आए पाहुणे आए लड़को ये गीत उसपे है कि जैसे हमारे जगती होती है कुल्लू में शायरी का मेला लगा है और उसमें कहता है कि उसमें देवते की जगती लगी है, देवते की वहां पूछ हो रही है, तो पूछ में हमने शाही मांगनी है, सरसों मांगनी है सुख के लिए ताकि देवता का आशीर्वाद हमें मिले। फिर आगे कहता है कि रात नाचनी नाटी, पूरी रात मेले नाटी को नाचना है और रात लेनी भी आई। अब रात शब्द भी आया, रात भी आया, रात भी कहते हैं। तो रात का मतलब पूरी रात नाचते रहना और ब्याह का मतलब ब्यागड़ा हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, तब तक हम नाचते रहेंगे। तो इस प्रकार से शब्दों का संरक्षण लोकगीतों में हुआ है, वो बड़ा अतुलनीय है। फिर आगे कहता है कि जूब देने जब अमा बापू आगे दी,
इनके माँ बाप के पास जब आती हैं शायर किस क्रांति के लोग, जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो आती हैं और जो वो देने वाले ध्याई है। ध्याई का मतलब बेटी बहू है, बहनें। तो इस प्रकार से इन शब्दों को जो पिरोया है, संजोया है, वो लोकगीतों ने संजोया है। मेरा कहने का मतलब है कि लोकगीत लोक बोलियों को, अपनी बोली को सुरक्षित रखने में सबसे बड़ा हथियार है। जी। सर ने बहुत ही खूब जानकारी हमें दी, भी हमारे बीच में से कट गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करते हैं सर का। बहुत ही बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं सर हमें लोकगीतों के संदर्भ में। ये एक हमने एक परिप्रेक्ष्य में लिया है, सिर्फ एक जिला कुल्लू को। अगर पूरे हिमाचल की बात करें या कुछ पूरे भारत की बात करें, तो हर एक क्षेत्र का लगभग यही परिदृश्य होगा कि लोक कलाकार ने जिस भी तरह से लोक गीतों में अपनी लोक बोली गाया है, लोक गीतों को गाया है, उसमें कहीं ना कहीं अपने लोक बोली को, अपनी बोली को संजोने का ही एक प्रयास है लोकगीत। और सबसे बड़ी बात, अपनी लोक बोली तो संरक्षित कर रहे हैं, कर रहा है लोक गायक, लोक कलाकार। इसके अलावा वो अपने लोक जीवन को दिखा रहा है, लोगों का मनोरंजन कर रहा है, लोगों को शिक्षा दे रहा है। बहुत सारी चीजें लोकगीतों से एक साथ जुड़ी हुई है। और लोकगीतों को संजोइए, सबसे मूल बात तो ये, लोकगीतों को संजोइए, अपनी बोली को सुरक्षित रखिए, लोक संस्कृति से जुड़े रहिए, तो आगे ये परंपरा चलती रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप सभी दर्शकों से भी। एक सवाल बीच में दर्शकों की ओर से आया था कि डीजे के युग में लोक गीतों के साथ लोक वाद्यों के महत्व पर भी प्रकाश डालें सर। मुझे आपकी आवाज उतनी सुनाई नहीं दे रही, आप क्या पूछना चाहती हैं? सर शायद आपकी आवाज सही ढंग से नहीं आ रही है। एक सवाल आया है दर्शकों की ओर से, आ रही है आप तक मेरी आवाज सर? डीजे के युग में लोक गीतों के साथ लोक वाद्यों के महत्व को पर भी सर प्रकाश डालें थोड़ा सा। अब देखिए, लोक गीतों के साथ लोक वाद्यों का महत्व, ये बहुत ज्यादा महत्व लोक वाद्यों का। हिमाचल में आप कहीं भी जाते हैं, हम कहीं का भी लोकगीत जब गाते हैं तो वहां के स्थानीय लोक वाद्य वो बजते ही हैं, क्योंकि बिना ताल से कोई लोकगीत उतना प्रभावी नहीं होता। और जैसे हम कुल्लू में जब लोकगीतों की रचना करते हैं, रचनाकार, हालांकि रचनाकार अपना नाम नहीं देता, आजकल तो चलो एल्बम में लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया, ये मेरा गीत है, तभी वो लोकगीत नहीं कहलाया जाता। वो पहाड़ी गीत जरूर कहेगा, कुल्लू गीत उसको कह सकते हैं, परंतु लोकगीत नहीं उसको कह सकते। जो लोकगीतों का रचयिता होता है वो ऐसा होता है अनाम, वो अपना नाम नहीं देता, इसलिए वो समाज में वो प्रचारित होता है, पलवित होता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है। अब देखिए, कुल्लू में एक परंपरा थी और अब आज भी बहुत जगह वो परंपरा है कि जब हम मेले में नाच रहे हैं तो शहनाई वाला लोकगीत की रचना करता है, कोई धुन तैयार करता है और फिर लोकगीत गाना शुरू करता है। उसी गीत को फिर नाचने वाले गाते हैं और वो लोकगीत बन जाता है और वो हो जाता है। तो लोकगीतों में शहनाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी प्रकार से ढोल की, नगाड़े की और बांसुरी की, बांसुरी को भी जैसे वैदिक काल में कहा गया कि शाम संगीत में बांसुरी का जो योगदान है, श्री कृष्ण ने पूरा ब्रह्मांड को अपने उसमें वश में किया था। राधा को तो छोड़िए ही, गोपियों को छोड़िए, पूरा ब्रह्मांड उसकी बांसुरी से क्या नाम हो जाता था, मोहित हो जाता था। तो ये लोक वाद्यों की भूमिका है। और यहाँ भी लोक वाद्य जो खासकर शहनाई, ढोल, नगाड़े, ढोलक, मंजीरा, और इवन चंबा में एक लोक वाद्य है खंजरी रुबाना, वहां के खासकर गद्दी जो लोक गीत गाते हैं वो खंजरी रुबाना के साथ गाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोक वाद्य कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है लोकगीतों को जीवित करने में और लोकगीतों का असर डालने में। जितना हम लोक वाद्यों को इनके साथ बुझाएंगे, उतना ज्यादा ये लोकगीत उतना ज्यादा पॉपुलर होंगे, उतना ज्यादा ज्यादा इनका विस्तार होगा। ये लोक वाद्यों की भूमिका है। जी, और बहुत सारी जगहों पर सर मैंने भी देखा है
कई जैसे शादी ब्याह होते हैं तो हमारे यहाँ भी नाटी जब डालते हैं तो बीच में जो ढोल नगाड़े वाले शहनाई वाले जो भी बैठे होते हैं तो वो पहले बजाना शुरू करते हैं और उस धुन को आधार बनाकर जो लोक नृत्य वाले जो नर्तक होते हैं जो सबसे आगे नाचने वाला होता है या बीच में से कोई वो उस धुन के आधार पे लोक गीतों को गाना शुरू करता है, वो पहचान करता है एक तरह से वो पूरा जो उस लोक नृत्य की जो आधारशिला है वो नाटक का तो नियम ये है, जब हम कुल्लवी नाटे नाचते हैं उसमें जब लोकगीत गाते हैं तो एक गीत से दूसरा गीत जब बदलना है तो वो शहनाई वाला बदलेगा, उसको हम शोर फेरना कहते हैं। शोर फेरना यानी कि शोर फेरने के साथ वो आके ध्वनि बजाएगा और गाने नाचने वाला भी वो गाएगा। उसके बाद वो लोकगीत चेंज करेगा। तो शहनाई वाले की इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पूरी नाट्य को वो उसको संचालित करता है। और कुल्लू में तो कहावत है कि बाजरे डोलिया ढीली नाटी जाचनी शब्दी हिसी गाटी। जब तक शहनाई वाला उसमें नाटी में बजाने वाला नहीं होगा, ढोल वाला कितना भी बजाए उस नाटी में वो असर नहीं होगा, वो नाचने वालों को वो मजा नहीं आएगा अगर वो शहनाई वाला नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि शहनाई वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नाटी बजाने में। इसी प्रकार से जैसे हम देवताओं के क्रियाक्रम को करते हैं या देवताओं के अनुष्ठानों को मनाते हैं, पर्वों को मनाते हैं, उसमें भी वाद्य यंत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। जी, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, उसके बाद आपके ही मुख से एक लोकगीत के साथ आज की इस बातचीत को स्थगित करेंगे सर। पश्चिमी पहाड़ी बोली की एक बोली है कुल्लुवी। कुल्लुवी, मंडयाली, चंबयाली, कांगड़ी, बिलासपुरी, हमीरपुरी, ये सारी जो है पश्चिमी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। तो पश्चिमी पहाड़ी में अगर हम बात करें तो हम कुल्लुवी बोली का स्थान मतलब अगर इसके महत्व को कहाँ अंकित करते हैं पश्चिमी पहाड़ी बोलियों में, इसका स्थान? कुल्लवी बोली का जो स्थान है पश्चिम वाले बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुल्लवी बोली में संस्कृत के बहुत से शब्द हैं, संस्कृत शब्द इसमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। और इससे ये कह सकते हैं हम कि एक पुरातन बोली है जो संस्कृत जिसमें संस्कृत बोली जाती थी और उसका प्रभाव यहाँ की बोली में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। हालांकि हिमाचल की बोलियों को 3 भागों में मुख्य रूप से हम बांटते हैं। एक ग्रुप है कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, ये एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है ट्राइबल ग्रुप जो किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी इसमें बोली जाती है। और तीसरा ग्रुप है लोअर हिमाचल, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर। ये इसके जो शब्द है बहुत मिलते जुलते हैं और इनकी लय भी उस तरह से मिलती जुलती है, इनमें बिलासपुर में इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो 3 भागों में बांटने के बाद जब हम कुल्लवी बोली पर बात करते हैं तो कुल्लवी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो शिमला के साथ बहुत मिलते हैं। इवन थोड़ा सा लहजे में फर्क है, कुल्लू वाले शिमला के बोली को बड़े आसानी से समझ जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ संस्कृत के शब्द है, संस्कृत से मिले जुले शब्द बहुत ज्यादा है। और ये शब्द जब हम अध्ययन करते हैं, हालांकि इस पर एक पीएचडी की है कुल्लू में, कुल्लू बोली में संस्कृत शब्द पे डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर ने किए हिमाचल यूनिवर्सिटी से सबसे पहली बार। उससे पहले बोलियों पे पीएचडी नहीं होती थी। उससे भी पहले हालांकि बिना पीएचडी किए ही श्री मौलूराम ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी थी, 1975 में छपी है वो, पहाड़ी भाषा कुल्लू के विशेष संदर्भ में। उसमें उन्होंने पूरा बताया है कि कुल्लू का व्याकरण जो हम हिंदी का व्याकरण देखते हैं, संस्कृत का व्याकरण देखते हैं, उसी तरह का उतना ही समृद्ध है। तो इससे हम कह सकते हैं कुल्लू बोली बहुत समृद्ध है और इस पर शोध करने की और भी आवश्यकता है कि और भी ज्यादा हम इसको खोजें। और ये काम हम आप लोगों को देते हैं जो आप यंग ब्लड है, यंग
युवा लोग हैं, युवा जो कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग इन चीजों को आगे ला सकते हैं, करें। और हमारे जहाँ तक सहायता की जरूरत होती है, हम आपको पूरी तरह से अपना समय भी देंगे और अपना गाइडेंस भी देंगे, ताकि आप लोग इस चीज को आगे बढ़ा सकें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के और भी प्रेरणा और भी प्रोत्साहन मिलता है अपने कार्य के लिए कि आप जैसे वरिष्ठ गुरुजन हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, जिनसे हम बहुत कुछ मदद अभी भी ले सकते हैं। जहां हम लोक संस्कृति के पतन की बात करते हैं कि खत्म होती जा रही है संस्कृति। एक समय पे तो मुझे ऐसा लगा, जब मैं पीछे गांव में थी, जब अभी खुद की तलाश फेसबुक पे शुरू भी नहीं किया था, हमने छोटी छोटी वीडियोस बनाई, और उन वीडियोस को बनाने के पीछे कारण ये था, शायद मुझे भी ऐसा लगा कि मैं जीवन में मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि गांव में इतनी सारी चीजें हैं, और मैं ये सोच रही थी कि कौन सी चीज को मैं पकड़ लूं, क्योंकि ये भी खत्म हो रही है, ये भी खत्म हो रही है। कुछ चीजें तो ऐसी जो खत्म हो चुकी है, जो हमें नहीं मिल रही है, जिसकी वीडियोस नहीं बन नहीं, सकती है, जैसे हम। मैं भी यही प्रयास कर रहा हूँ आजकल, कि वीडियो बना रहा हूँ। जो चीजें लुप्त हो रही हैं, उनके 5-7 मिनट के वीडियो बना के हिमालय धरोहर नामक चैनल से मैं प्रसारित कर रहा हूँ। और अब तक मैंने जी 18 वीडियो बनाए हैं, जो प्योर बहुत कुल्लू और लाहौल की संस्कृति पर ही केंद्रित है। ये हमारा मकसद है कि जो छुपी हुई संस्कृति है, जो खत्म हो रही है, उनको हम उसे। वीडियो के माध्यम से जीवित रखें, और वो लोग भी देखें कि ऐसी समृद्ध संस्कृति है हमारी। ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आपने जो ये चैनल तलाश वाला किया है, आज की तलाश या खुद की तलाश, ये बहुत बढ़िया प्रयास है। आपको ये जारी रखना चाहिए, और मैं आपको साधुवाद देता हूँ इस प्रयास के लिए, कि इस प्रयास को आप आगे भी चलाए रखें। बहुत सी चीजें इस तरह से सामने आएंगी। जी सर, तो खुद की तलाश अभी तक अपने दर्शकों को नहीं बताया, बहुत सारी चीजें खुद की तलाश के पीछे है, तो एक धीरे धीरे कुछ कुछ जो आपको इसके पीछे के उद्देश्य पता चलते रहेंगे। आज एक उद्देश्य पता चला है, लेकिन क्लियरली नहीं पता चला होगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार इस प्रेरणा के लिए, और कोशिश करेंगे कि हम इस तरह के कार्य आगे भी करते रहें, और जीवन पर्यंत अपने जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, हम भी कुछ योगदान दे सके, हम भी कुछ कार्य कर सके अपने लोक के लिए, अपने लोक संस्कृति के लिए, अपने लोक संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखते हैं हम इन सभी चीजों से। एक आज के इस कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में आपसे चाहूंगी, एक और लोकगीत के साथ आज की इस बातचीत को स्थगित करते हैं। जी सर। जी सर, मेरा आपसे नमस्कार। अनुरोध है कि एक छोटा सा लोकगीत अगर आप पेश करें हमारे दर्शकों के सामने, तो। हाँ, चलो जाते जाते एक लोकगीत सुनाता हूँ। बिल्कुल, हाँ जी। अब जैसे हमारे घास, जब गाय पालनी है तो घास काटना पड़ता है, और सारा काम महिलाएं करती हैं। अब देखिए उस पर एक गीत है इस तरह से। गहाला गेलुंदी दये गहाला गेलुंदी, गहाला गेलुंदी दये गहाला गेलुंदी, पारले पाटालो गहाला गेलुंदी, पारले पाटालो गहाला गेलुंदी, गहाला गेलुंदी दये गहाला गेलुंदी, कहाँ लागे लुंडी दया, कहाँ लागे लुंडी। अब देखिए इस गीत में आज क्या परिवर्तन किया लोगों ने आज परिस्थिति के अनुसार। पीठी पाया बुझको, पीठी पाया बुझको,
होना लागे शोंदे पीछे पाया मुझको होना लागे शोंदे कहा लागे लुंदे कहा लागे लुंदे कहा लागे लुंदे कहा लागे लुंदे पीछे पाया मुझको होना लागे शोंदे पीछे पाया मुझको होना लागे शोंदे कहा लागे लुंदे कहा लागे लुंदे कहा लागे लुंदे कहा लागे साला लागे गुण दे ओ शाला लागे गुण दे पंद बेरा शाला लागे गुण दे कदी पंद बेया कहा लागे लुंदे कहा लागे लुंदे कहा लागे लुंदे कहा लागे लुंदे पारल पाटालो कहा लागे लुंदे पारल पाटालो कहा लागे लुंदे 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 कहा लागे लुंदे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मनोरंजक सुरीली मधुर आवाज में आपने आज के इस संवाद को, आज के इस लोकगीत भरे संवाद को, लोकगीतों की बौछार बीच बीच में बरसती रही और बहुत ही मधुर इसमें आपने धुन में आपने लोकगीत प्रस्तुत किए, पारंपरिक लोकगीत जिला कुल्लू के, और बीच बीच में जो संवाद, जो बातचीत हमारी होती रही, बहुत ही बेहतरीन आपने जवाब दिए, बहुत ही प्रेरणादायी आज का ये संवाद रहा, जो हमें प्रोत्साहित कर रहा है। आपकी बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिली, बहुत सारी जानकारी आपसे हमने प्राप्त की। आपका बहुत बहुत आभार सर, अपने कीमती समय में से आज की इस बातचीत के लिए, समय देने के लिए, हामी भरने के लिए आप आए, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें प्रोत्साहित किया, हमें प्रेरणा दी और बहुत सारे ज्ञान की बातें कही और मनोरंजन के साथ कुछ लोकगीत, पारंपरिक लोकगीत हमारे दर्शकों को सुनाए। आपका बहुत बहुत आभार। खुद की तलाश फेसबुक पेज की तरफ से, साथ ही अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी भूमिका अदा की, हमारा सहयोग दिया, बीच में कुछ सवाल किए, अपनी जिज्ञासाएं रखी। आपका बहुत बहुत आभार पूरे कार्यक्रम में हमारा सहयोग देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली कड़ी में कल नहीं, कल तो होगा, लेकिन परसों का संवाद आप फिर मिलेंगे शनिवार की साहित्य के संवाद में, किसी नए व्यक्ति से किसी नए विषय पर बातचीत करेंगे। और आपसे अनुरोध है, आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुद के साथ रहिए, खुद की तलाश के साथ रहिए। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।